दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ऑप्शन सी, इसकी स्थापना मार्च 2002 में हुई थी। या फिर ऑप्शन डी, इसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह कथन सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने संवेदनशील बच्चों के लिए फंड जुटाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस को चेतावनी दी है। एनसीपीसीआर की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। इस आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक प्रणालियां बच्चों के अधिकारों की दृष्टि से अनुरूप हो। यह भारत के संविधान के साथ साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आदर्शों का भी पालन करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह कथन सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी ZUF किस राज्य का एक विद्रोही समूह है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मणिपुर। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के विद्रोही समूह जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी ZUF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसलिए विकल्प बी सही है। त्रिपक्षीय समझौते पर केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और ZUF द्वारा हस्ताक्षर किए गए। विद्रोही समूह के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति जताई है। यह समझौता सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है। अब बुनियादी नियमों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का गठन किया जाएगा। ये समझौता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित इंकोवैक क्या है। आपके ऑप्शन है शिकायत निवारण आवेदन, नेजल वैक्सीन, क्वांटम कंप्यूटर या फिर प्राकृतिक उपग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नेजल वैक्सीन। हाल ही में भारत बायोटेक ने अपने नेजल वैक्सीन इंकोवैक BBV154 की कीमत की घोषणा की, इसलिए विकल्प बी सही है। इस नेजल वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी, जिसमें 5% GST भी जोड़ा जाएगा। भारत बायोटेक के अनुसार इंकोवैक कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। आपको बता दें, नेजल वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसे नाक के माध्यम से दिया जाता है। इसे स्प्रे के रूप में सूंघा जा सकता है या एक ड्रॉपर के माध्यम से बूंदों के रूप में नाक में गिराया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नेजल वैक्सीन। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रेल मंत्रालय। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना तैयार की गई है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। यह उन स्टेशनों को भी कवर करेगी जहां विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं या किए जा रहे हैं। यह योजना नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगी। इसका उद्देश्य अनावश्यक या पुरानी इमारतों को लागत प्रभावी तरीके से स्थानांतरित करना है, ताकि यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिए जगह उपलब्ध हो सके। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रेल मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह केरल में स्थित है। कथन 2 है, इसका संचालन तमिलनाडु सरकार करती है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है, या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लयार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। यह बांध 155 फीट ऊंचा है और 1200 फीट लंबा है। इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ और यह वर्ष 1895 में बनकर तैयार हुआ। इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को पूर्व में तमिलनाडु के शुष्क जिलों की ओर मोड़ना था। इस बांध का संचालन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत घरेलू तीर्थ यात्रा या पर्यटन किस सूची में सूचीबद्ध है? आपके ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राज्य सूची। हाल ही में एक संसदीय समिति ने कहा है कि देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार करना ही काफी नहीं है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने जीएसटी परिषद की तर्ज पर एक राष्ट्रीय पर्यटन परिषद के निर्माण का सुझाव दिया है। यह परिषद सीधे पर्यटन क्षेत्र और इसके हितधारकों के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करेंगी। आपको बता दें कि भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं के अलावा अन्य तीर्थ यात्राएं यानी घरेलू तीर्थ यात्रा या पर्यटन को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। संसदीय स्थायी समिति ने पर्यटन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल करने की भी सिफारिश की है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राज्य सूची। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित धनु यात्रा किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, गोवा या फिर ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओडिशा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने धनु यात्रा शुरू होने पर ओडिशा वासियों को बधाई दी है। धनु यात्रा या धनु जात्रा महोत्सव ओडिशा की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में धनु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग ने 11 दिवसीय धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया था। इसकी शुरुआत वर्ष 1947-48 में देश की आजादी के उपलक्ष्य में आयोजित उत्सव के रूप में हुई थी। तब से हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इस महोत्सव को मनाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। ऑप्शन बी, इसके सदस्यों में केवल एशियाई देश शामिल हैं। ऑप्शन सी, भारत इस बैंक के सदस्यों में से एक है। या फिर ऑप्शन डी, इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसके सदस्यों में केवल एशियाई देश शामिल है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य एक समृद्ध, समावेशी, लचीला एवं सतत एशिया और प्रशांत क्षेत्र प्राप्त करना है। इसमें 68 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 49 एशिया व प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 अन्य क्षेत्रों से है। इसलिए विकल्प बी सही होगा। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसके सदस्यों में केवल एशियाई देश शामिल है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वन्य जीवों पर विचार कीजिए। पहला स्वैम्प डियर और दूसरा हंगुल। उपयुक्त में से किसका उल्लेख वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में किया गया है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि भारत में 73 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इस आंकड़े के लिए मंत्रालय ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रिपोर्ट का हवाला दिया। IUCN के अनुसार इन 73 प्रजातियों में स्तनधारियों की 9 प्रजातियां, 18 पक्षी, 26 सरीसृप और 20 उभयचर प्रजातियां शामिल हैं। सरकार अब उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि स्वैम्प डियर और हंगुल दोनों का उल्लेख वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में किया गया है। इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ग्राम न्यायालय का प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1997, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 या फिर ग्राम न्यायालय अधिनियम 2018। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी,
ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में संसदीय पैनल ने ग्राम न्यायालयों के संबंध में न्याय विभाग से कुछ सिफारिशें की हैं। पैनल ने इस योजना को आगे जारी रखने पर गंभीरता से विचार करने की सिफारिश की है। राज्य सरकारों की उदासीनता ने ग्राम न्यायालयों को लगभग निष्क्रिय बना दिया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुआ था। ग्राम न्यायालय उन आपराधिक मामलों, सिविल मुकदमों या विवादों को कवर करता है जो अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी को भी न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न रखा जाए। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कथन 2 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर हैं? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।